हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसफर प्राइसिंग। और ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया? सर, डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पढ़ा चुका हूँ। फिर क्या पढ़ाया सर? मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसमें चार मेथड थे। कॉस्ट, ठीक है, मार्केट प्राइस, फिर नेगोशिएटेड, एंड देन तुम्हारा लास्टली प्रॉफिट बेस्ड ऑन प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक मेथड था। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, इसी मेथड को, प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मेथड है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट में एक बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन दिया गया है, इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस मेथड में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, एक मॉडल में यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, उस मॉडल का नाम है गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल। अब मैं लिखता हूँ, आप देखिए, गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल, राइट। और ये मॉडल क्या है, और मैं ये मॉडल आपको यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ? प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मेथड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस है, ये मॉडल मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ये मॉडल कहता है कि ट्रांसफरर डिपार्टमेंट से कोई प्रोडक्ट चाहता है, और ट्रांसफरर डिपार्टमेंट यानी कि सेलर डिपार्टमेंट ट्रांसफरर डिपार्टमेंट को सेल करना चाहता है। ये लोग आपस में ही एक कंपनी के यूनिट है ना। देखो, मैं लिखकर बताता हूँ। ये कंपनी एक्स है, जिसके ही तीन डिविजन है, ए, बी और सी, राइट। ये कंपनी एक्स के ही तीन डिविजन है, डिवीजन ए, बी और सी। ए कोई प्रोडक्ट बनाता है जो बी को चाहिए, बी कोई प्रोडक्ट बनाता है जो सी को चाहिए, या हो सकता है ए कोई प्रोडक्ट बनाता है जो सी को चाहिए, राइट। हो सकता है, पॉसिबल है। ये मॉडल क्या बोलता है कि सिंस ए, बी, सी तीनों कंपनी एक्स के ही डिविजन से, तीनों एक ही कंपनी के बच्चे हैं, तो व्हाई नॉट एक दूसरे की हेल्प करो। अगर तुम लोगों के एक दूसरे के हेल्प करने से, कंपनी को फायदा होता है, कंपनी को गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो व्हाई नॉट तुमको ट्रांसफर करना चाहिए। ऐसा कहता है ये मॉडल क्या कहता है, एक बार और रिपीट करता हूं। अगर ट्रांसफर होने से कंपनी को किसी भी तरह का फायदा होता है तो ट्रांसफर शुड टेक्स प्लेस। ये मेथड एक लाइन में यही कहता है, राइट। अब मैं क्या करना चाहता हूं ना, इसके अंदर चार पॉइंट है, उस चार पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूं। आप देखिए चार पॉइंट क्या है। मैं इसको इरेज करता हूं यहाँ पे, ठीक है। और इरेज करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो था कंपनी एक्स, और इसके जो तीन बच्चे थे, ए, बी, सी, राइट, तीन डिवीजन थे। और मैंने आप लोगों को बोला ए से बी को कोई ट्रांसफर होना है, या फिर बी से सी को ट्रांसफर होना है, या फिर ए से कोई सी को ट्रांसफर होना है, या बी से ए को कोई ट्रांसफर होना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये मॉडल बोलता है, पहला चीज, ट्रांसफर डिपार्टमेंट को जब ट्रांसफर कर रहा होगा, तो अगर ट्रांसफर डिपार्टमेंट को कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा होगा फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर, तो वो रिकवर करेगा ट्रांसफर डिपार्टमेंट से। लिखो इसको, मैं चाहता हूं कि आप इसको लिख लो अपने साथ में, एक नोट बनाकर रख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है यार, ठीक है। पूरा थिंकिंग डेवलप कर देगा आपका, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो टूल है ना, ये हमेशा के लिए आपको काम आने वाला है। मैं बता रहा हूं, आप इसको लिखो। देखो, पहला पॉइंट आप लिखो यहाँ पे, दैट इफ transfer department incurs any expenditure due to transfer, then it should recover it from the transferee department। लिख लिया पहला पॉइंट। इफ द ट्रांसफरर department incurs any expenditure due to transfer or any additional expenditure, let me write in this way, any एडिशनल एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल लगता है ट्रांसफर करने के लिए, वो तो रिकवर करेगा, बट अगर कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर भी अगर उसको इनकर करना पड़ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर, तो ट्रांसफर डिपार्टमेंट विल रिकवर द सेम फ्रॉम द ट्रांसफर डिपार्टमेंट, राइट। सेकेंडली बोलता है कि इफ एनी अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसफर, then transfer department will
consider the cost of loss of opportunity in its ट्रांसफर प्राइस। ये सेकंड पॉइंट क्या मैंने लिखवा दिया, देखो सेकंड पॉइंट कहता है इफ एनी अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसफर देन द ट्रांसफर डिपार्टमेंट विल कंसीडर द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इट्स ट्रांसफर प्राइस। मतलब अगर ट्रांसफर करने के कारण अगर ट्रांसफर डिपार्टमेंट का कोई अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है तो अपॉर्चुनिटी लॉस को भी वो अपने ट्रांसफर प्राइस में कंप्यूट करेगा, उसको अपने ट्रांसफर प्राइस में ऐड करके चार्ज करेगा ट्रांसफर डिपार्टमेंट से, राइट। ये सेकेंड पॉइंट कहता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिखो यहाँ पे, इफ ट्रांसफर इज प्रॉफिटेबल देन ट्रांसफर must take place. If the transfer is profitable then transfer must take place, right? And fourthly कहता है यहाँ पे आपका जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that if transferor is engaged with several products then capacity required for transfer is realized from least profitable प्रोडक्ट। देखो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ ट्रांसफरर इज एंगेज्ड विद सेवरल प्रोडक्ट देन कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर इज रियलाइज्ड फ्रॉम द लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। अज्यूम करो कि जो डिवीजन ए है, फॉर एग्जांपल डिवीजन ए है, ठीक है, और डिवीजन ए क्या कर रहा है ना, एक्स बना रहा है, वाई बना रहा है, जेड बना रहा है, तीन प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल और एक डिवीजन है डिवीजन बी, राइट, जिसको प्रोडक्ट एक्स चाहिए। डिवीजन बी एक ही कंपनी का यूनिट है, ठीक है, दोनों के दोनों प्रॉफिट सेंटर है, और डिवीजन ए तीन प्रोडक्ट बना रहा है एक्स वाई और जेड, और डिवीजन बी को डिवीजन एक्स चाहिए। तो यहाँ पे डिवीजन एक्स को क्या करना पड़ेगा ना, उसको कंप्यूट करना पड़ेगा कि क्या उसके पास आइडल कैपेसिटी है, क्या उसके पास आइडल कैपेसिटी है। अगर है तो ठीक है, आइडल कैपेसिटी है तो इसको जितना यूनिट चाहिए अगर वो आइडल कैपेसिटी में बन पाएगा तो उसको ट्रांसफर कर देगा। इफ आइडल कैपेसिटी नहीं है तो वो क्या करेगा, फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द सेक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंसी। गोल कॉन्ग्रुएंसी क्या बोला, अगर ट्रांसफर प्रॉफिटेबल है तो तुम अपने भाई की हेल्प करो, अपने यूनिट्स की हेल्प करो, कलीग जो यूनिट है उसकी हेल्प करो। अगर ट्रांसफर होने से कोई कंपनी को, अपने कंपनी को फायदा होता है तो ट्रांसफर होना चाहिए। एंड फॉर द पर्पस ऑफ एंड फॉर द सेक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंसी, गोल कॉन्ग्रुएंसी के सेक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी प्रोडक्ट से आपको कैपेसिटी रियलाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स का आपको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, फिर वाई या फिर जेड। तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे, फॉर एग्जाम्पल एक्स यहाँ पे सबसे लेस प्रॉफिटेबल है तो एक्स को कम बनाओ, एक्स को अगर कम बनाओगे, एक्स का प्रोडक्शन अगर कम करोगे तो वहां से आर्स रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। आर्स अगर रियलाइज हो जाएगा तो दैट आर्स कैन बी डाइवर्टेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाई। वाई अगर चाहिए बी को तो वाई बना के बी को दे दो, तो ऐसा हो सकता है। इसका एक ये पॉइंट को आप यहाँ पे इस तरीके से समझ लो कि अगर जो हमारा डिवीजन है, अगर डिवीजन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, राइट, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है तो क्या करना होगा ना, जो लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगा वहां से आर्स को रियलाइज करेंगे, वहां से हम लोग कैपेसिटी रियलाइज करेंगे एंड हम लोग ट्रांसफर करेंगे। सिंपल सी बात है। इसका मैं प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन अभी लेने वाला हूँ, बहुत क्लियर तरीके से आप लोगों को समझ आएगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। आप बस इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, राइट, नोट डाउन कर लीजिए। तो या फ्रेंड्स, सो विल बी डूइंग अ क्वेश्चन नाउ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। एंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे पहले डिस्कस कर देता हूँ। एक डिवीजन है, राइट, एक डिवीजन है, उसका नाम है डिवीजन ए, एक डिवीजन है, डिवीजन नाम है डिवीजन ए, एंड इट्स अ प्रॉफिट सेंटर, राइट। एंड मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ, अगर कोई डिवीजन प्रॉफिट सेंटर होता है तो वो जो भी प्रोडक्ट का ट्रांसफर करेगा किसी और डिवीजन को, वो वहाँ पे प्रॉफिट एलिमेंट रहेगा, उसके ट्रांसफर प्राइस में प्रॉफिट एलिमेंट रहेगा ही रहेगा, राइट। तो एक डिवीजन ए है जो कि एक प्रॉफिट सेंटर है और ये तीन प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड, तीन प्रोडक्ट्स बना रहा है।
और तीनों प्रोडक्ट एक्सटर्नल मार्केट में सेल हो सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मार्केट में सेल हो सकते हैं। एक्स जो है बाहर में 48 रुपीज़ पर यूनिट का बिकता है, वाई जो है 46 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बिकता है, एंड जेड जो है 40 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बिकता है, राइट। इन सब तीनों प्रोडक्ट का जो एक्सटर्नल मार्केट है, मतलब बाहर मार्केट में हम उनको सेल कर लेते हैं। एक्स जो है 48 रुपीज़ पर यूनिट में बिकता है, वाई 46 रुपीज़ पर यूनिट में बिकता है, एंड जेड 40 रुपीज़ पर यूनिट में बिकता है। तो जाहिर सी बात है कुछ वेरिएबल कॉस्ट इनकर करता होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 33 रुपीज़ पर यूनिट, यहाँ पे 24 रुपीज़ पर यूनिट, एंड जेड के लिए है 28 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसा है लेबर आर पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर आर कितना लगता है, यहाँ पे 3 लेबर आर लगता है एक्स को बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 4 लेबर आर्स लगता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ वाई, एंड यहाँ पे 2 लेबर आर लगता है, ठीक है, 2 लेबर आर लगता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और एक और जो खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, मैक्सिमम डिमांड एक्सटर्नल, बाहर मार्केट में जो एक्स का टोटल डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड है, वो 800 यूनिट्स का है, वाई मैक्सिमम 500 डिमांड होता है, जेड 300 मैक्सिमम डिमांड होता है, राइट। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ये एक्सटर्नल मार्केट में इतने का बिकता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतना है, लेबर आर फॉर द पर्पज ऑफ 1 यूनिट इतना लगता है हमें। मार्केट में टोटल एक्स 800 यूनिट डिमांड किया जाता है, वाई 500 यूनिट डिमांड किया जाता है, जेड वहाँ पे 300 यूनिट डिमांड किया जाता है। कुछ और इन्फॉर्मेशन है, कोई और डिवीजन है, ठीक है, एक और है डिवीजन बी, ये भी है क्या, प्रॉफिट सेंटर, ठीक है, डिवीजन बी भी है एक प्रॉफिट सेंटर जो इंटरेस्टेड है वाई में। डिवीजन बी क्या चाहता है कि उसको ये प्रोडक्ट वाई मिल जाए जो कि डिवीजन ए बनाता है, ठीक है। तो उन्होंने अप्रेजल भेजा, उन्होंने प्रपोजल भेजा किसको, डिवीजन ए को। डिवीजन बी डिवीजन ए को कहता है कि भाई मुझे वाई चाहिए, और वाई कितना चाहिए मालूम, वाई चाहिए 300 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो क्या प्रॉब्लम हो गई है, डिवीजन ए जो कि वाई बनाता है और वाई का मैक्सिमम मार्केट डिमांड कितना है 500, मतलब बाहर में उसको 500 यूनिट का डिमांड होता है, और वो कहता है डिवीजन बी कि डिवीजन बी कहता है डिवीजन वाई को कि डिवीजन वाई तो मुझे वाई का 300 यूनिट दे दो, ठीक है, वाई का 300 यूनिट दे दो। और सबसे बड़ी जो की फैक्टर है यहाँ पे की फैक्टर है, आई होप आप लोगों को पता होगा, की फैक्टर इज द कांस्टेंट फैक्टर, ओके, और वो यहाँ पे है 300 लेबर आवर्स ही हमारे पास अवेलेबल है। यही क्वेश्चन का सबसे बड़ा जो खास बात है, इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देता है, ठीक है। और आई होप यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। और एक और इन्फॉर्मेशन देता है, कहता है डिवीजन बी कि डिवीजन बी एक और बात कह देता है जाते जाते, डिवीजन बी डिवीजन ए को कहता है कि सुन मुझे वाई का 300 यूनिट चाहिए, और मैं एक यूनिट बाहर 45 रुपीज़ में खरीदता हूँ, ठीक है। मार्केट से अगर डिवीजन बी ये प्रोडक्ट खरीदे तो उसको 45 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मिल जाएगा। डिवीजन बी डिवीजन ए को बोलता है कि बता तू कितने में ट्रांसफर करेगा, राइट। दिस इज द केस। एक बार और करवा देता हूँ। यहाँ पे हमारा एक डिवीजन है, डिवीजन ए विच इज़ अ प्रॉफिट सेंटर, 3 प्रोडक्ट्स बना रहा है एक्स वाई जेड। एक्सटर्नल मार्केट में उसका डिमांड कितना है, एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट, लेबर आर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट दिया गया है। की फैक्टर हमारे पास 3800 घंटे ही है, ठीक है। 3800 घंटे में सारा मार्केट डिमांड भी फुलफिल करना पड़ेगा। अब देखो इसको 300 यूनिट भी उस बीच में चाहिए। डिवीजन बी हमारी कंपनी का एक यूनिट है जो 300 यूनिट मांगता है प्रोडक्ट वाई का, ठीक है। और वो जाते जाते एक और बात कह देता है कि सुनो मैं मार्केट में एक यूनिट को 45 रुपीज़ देता हूँ, मतलब मार्केट से ही अगर मैं अगर मैं प्रोडक्ट वाई खरीद लूँ तो मार्केट में मुझे 45 रुपीज़ पर यूनिट में मिल जाएगा। तो एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर डिवीजन बी डिवीजन वाई को बोलता है कि सुन मार्केट में अगर मैं वाई खरीदूँ तो मुझे 45 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मिल जाएगा, आपको क्या लगता है डिवीजन बी डिवीजन वाई को मैक्सिमम कितना दे सकता है, मतलब डिवीजन वाई डिवीजन ए डिवीजन बी से मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है फॉर 1 यूनिट ऑफ वाई, बताओ, कॉमन सेंस लगाओ। 45, राइट। आई होप आप लोगों ने सोचा होगा 45 इज द राइट आंसर, मतलब जो डिवीजन ए डिवीजन बी से मैक्सिमम 45 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज कर सकता है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। बोलो क्यों, क्योंकि डिवीजन बी बोलेगा ना अगर तू मेरे से 45 से ज़्यादा चार्ज करेगा, डिवीजन बी बोलेगा डिवीजन ए को कि अगर तुम मुझसे 45 से ज़्यादा चार्ज करेगा तो क्यों ना मैं मार्केट से खरीद लूँ, मार्केट से मुझे सस्ता पड़ेगा, मार्केट में मुझे 45 में मिल जाता है, तू मुझे 45 से ज़्यादा मांग रहा है, सिंस तो मेरी कंपनी का एक पार्ट है, मेरी कंपनी का एक यूनिट है, और
तो क्या कर रहा है, मुझसे 45 से ज़्यादा मांग रहा है, तो मैं तो वैसा दूंगा नहीं, ठीक है, मैं मार्केट से खरीद लूँगा। तो इस तरीके से ये वाला केस हमें इसलिए बोला गया, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को इसलिए बोल दिया क्योंकि आप देखो, गौर करो, ये जो डिवीजन वाई है, ये जो डिवीजन ए है, उसका जो प्रोडक्ट वाई है, वाई मार्केट में कितने का बिकता है, 46 रुपीज़ पर यूनिट। देख रहे हो, 46 रुपीज़ पर यूनिट का बिकता है एक यूनिट। और डिवीजन बी बोलता है नहीं, मैं तो 45 में चाहता हूँ, 45 में दे सकता है तो बोल, नहीं तो भैया मैं मार्केट से खरीद लूँगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये सारे कंडीशन को देखते हुए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा। इन 300 यूनिट के लिए मैं उससे ट्रांसफर प्राइस कितना चार्ज करूँ। पक्की बात है, 45 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता हूँ, 45 तक तो चार्ज कर ही सकता हूँ, ठीक है ना। तो 45 में चार्ज करूँगा तो बोलेगा ना, हाँ ठीक है चल, बाहर मार्केट में खरीदता तो 45 पड़ता, तेरे से ले रहा हूँ तो चल 45 ही देता हूँ, ठीक है, ऐसा बोल देगा। लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकता, वरना डिवीजन भी मार्केट से खरीद लेगा। तो इस हिसाब से, इस केस को देख के हम लोगों को ट्रांसफर प्राइस फिक्स करना है, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं कि क्या करना पड़ेगा। और इसको इसको प्रोसीड करने से पहले मैंने आप लोगों को अभी अभी 4 पॉइंट लिखवाया था, उसमें से एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कि अगर डिवीजन, जो ट्रांसफर डिवीजन है, ट्रांसफर डिवीजन के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट अगर लगाता है तो वो कॉस्ट रिकवर करेगा। अगर डिवीजन जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट है, जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट, जो सेलर डिपार्टमेंट है, अगर वो बाइंग डिपार्टमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है तो अपॉर्चुनिटी का जो कॉस्ट होगा वो ट्रांसफर प्राइस में इंक्लूड करेगा, है ना। ट्रांसफरी के लिए, ट्रांसफर पर्पस के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी लॉस करता है तो अपॉर्चुनिटी लॉस को भी वो ट्रांसफर प्राइस में इंक्लूड करके चार्ज करेगा, राइट। एंड अगर जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट है, ट्रांसफर डिपार्टमेंट इस केस में कौन है, ए है। अगर ए बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इंगेज है, तो वो, उसके पास अगर कैपेसिटी कम है, आइडल कैपेसिटी है तो वेल एंड गुड, आइडल कैपेसिटी से वो उतना प्रोड्यूस करके ट्रांसफर कर देगा। अगर आइडल कैपेसिटी नहीं है, हमें तो पता नहीं आइडल कैपेसिटी है या नहीं, हमको बस इतना ही पता है कि 300 लेबर आर हमारे पास है। अब देखना पड़ेगा आइडल कैपेसिटी है या नहीं। अगर आइडल कैपेसिटी है तो वेल एंड गुड, आइडल कैपेसिटी को यूज़ करके वो 300 यूनिट ट्रांसफर कर देगा। अगर आइडल कैपेसिटी नहीं है तो उसके कारण में, और उसके बाद वो अगर ट्रांसफर भी करना चाहता है, आइडल कैपेसिटी नहीं है और ट्रांसफर भी करना चाहता है, तो ट्रांसफर पर्पस के लिए जो उसको कैपेसिटी रियलाइज करना होगा ना, इट विल रियलाइज the capacity from least profitable product out of the 3 product x, y and z. It will realize the capacity from the least profitable product. I hope it's very clear, ठीक है। तो देखते हैं केस में क्या कहता है। राइट फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। आप लोगों के पास बुक भी होगा, सीएम इंस्टीट्यूट के मैथ का ही वो क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट मुझे आप बताओ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, इतना सारा केस है, एक डिवीजन जिसके 3 प्रोडक्ट, फिर उसका मार्केट में डिमांड है, मार्केट का डिमांड को भी फुलफिल करना है, फिर कोई और डिवीजन से उसको प्रपोजल आया कि उसे 300 यूनिट भी चाहिए, ठीक है, उसको 300 यूनिट भी चार्ज करना है, ट्रांसफर करना है। तो आखिर इतना सारा काम कैसे होगा। आप लोगों को अगर एक बात याद होगा तो लेबर आवर्स अवेलेबल कितना था, 3800 आवर्स, राइट। 3800 लेबर आवर्स हमारे पास अवेलेबल है। मैं बोलता हूँ यही एक ऐसा पॉइंट है जो क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये डिटरमाइन करो क्या आपके पास आइडल टाइम है। सबसे पहला स्टेप आप ऐसा डिटरमाइन करो कि आपके पास आइडल टाइम है। तो आइडल टाइम को निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि अवेलेबल टाइम के अंदर में मैं सारा मार्केट डिमांड फुलफिल कर पा रहा हूँ क्या। अगर अवेलेबल टाइम के अंदर में सारा मार्केट डिमांड अगर मैंने फुलफिल कर पाया, उसके बाद भी अगर कोई टाइम मेरे पास अवेलेबल रहेगा तो आई विल थिंक कि हाँ मेरे पास आइडल टाइम है, और तब देखूंगा आइडल टाइम के अंदर में मेरा ट्रांसफर हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यही तो मैंने लिखाया था ना कि अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, कोई डिवीजन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास अगर आइडल टाइम है तो अच्छी बात है, आइडल टाइम में वो ट्रांसफर कर देगा, उसको यूटिलाइज करके वो ट्रांसफर कर देगा। बट अगर उसके पास आइडल टाइम नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, सबका एक्सटर्नल मार्केट है, तो क्या करेगा, तो सबसे लीस्ट प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट होगा उसका प्रोडक्शन को बंद करेगा, वहां से आर्स अक्वायर करेगा, वहां से आर्स रियलाइज करेगा एंड उसको डाइवर्ट कर देगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट यूनिट विच इज रिक्वायर्ड बाय द ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। आई होप इट्स वेरी क्लियर, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे पहला तरीका मैंने आप लोगों को बोल दिया। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई वेदर देयर इज आइडल टाइम और नॉट, ठीक है। तो आइडल टाइम आइडेंटिफाई करने का पहला प्रोसीजर क्या है, पहले तो मैं ये देख लेता हूँ मार्केट डिमांड के लिए मुझे टोटल आवर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छे, बहुत क्लैरिटी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने बोला प्रोडक्ट एक्स था, वाई था, जेड था, राइट। 3 प्रोडक्ट्स थे और इनका सेलिंग प्राइस कितना दिया था मार्केट में, 48 रुपीज़ पर यूनिट, 46 रुपीज़ पर यूनिट और 40 रुपीज़ पर यूनिट, राइट। इनका वेरिएबल कॉस्ट कितना था, मैं लेस कर देता हूँ, 33 रुपीज़ पर यूनिट, 24 रुपीज़ पर यूनिट
₹28 पर यूनिट, राइट। अब क्या कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा, 15 पर यूनिट, यहाँ पे 22 और यहाँ पे आपका 12, राइट। ये कंट्रीब्यूशन मुझे मिल गया, राइट। अब मुझे सबसे पहली बात यहाँ निकालने से पहले मैं ये अब आइडेंटिफाई कर लेता हूँ वेदर देयर इज आइडल टाइम और नॉट। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि आइडल टाइम है या नहीं मेरे पास, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं स्टेप लगा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, फाइंड वेदर देयर इज एनी आइडल टाइम। तो आइडल टाइम निकालने के लिए सबसे पहला तरीका आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। एक्स का एक्सटर्नल डिमांड कितना था? एक्स का एक्सटर्नल डिमांड कितना था? आई थिंक 800, 500, वाई का 500 एंड जेड का 300, राइट। और एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर आर कितना लगता था पर यूनिट? इसके लिए 3 लगता था, वाई के लिए 4 लगता था, जेड के लिए 2 लगता था। अगर एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं तो 800 यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 2400 लेबर आर। एक यूनिट को बनाने के लिए 4, तो 500 यूनिट को बनाने के लिए वाई के लिए कितना लेबर आर चाहिए सर? 2000 लेबर आर। और इसके लिए 300 इंटू 2 600 लेबर आर चाहिए, ठीक है। टोटल लेबर आर चाहिए। अगर मैं मार्केट का सारा डिमांड फुलफिल करना चाहता हूँ तो मुझे इतना लेबर आर चाहिए। अगर इनका सम निकालो तो कितना आता है बताओ? ये आपका कितना आ गया? 5000। ओ माय गॉड, मुझे अगर मार्केट का सारा डिमांड फुलफिल करना है, ठीक है, तो मुझे चाहिए 5000 आवर्स। मुझे 5000 आवर्स चाहिए ताकि मैं तीनों प्रोडक्ट फुल्ली बना सकूं और मार्केट में बेच सकूं। बट मेरे पास अवेलेबल आवर्स कितना है? अवेलेबल लेबर आवर्स कितना है? 3008 आवर्स बस। मतलब मुझे जितना चाहिए उतना भी नहीं है, उसके बावजूद डिवीजन बी ने मुझसे डिमांड किया है 300 यूनिट ऑफ वाई। भैया बताओ मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा, कैसे पॉसिबल है? तो यहीं पे गोल कॉन्ग्रुएंसी मॉडल जो है प्ले करता है, अपना रोल निभाता है, ठीक है। वो बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड करेगा कि हाँ ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे सेट करना है, ट्रांसफर प्राइस कैसे सेट करना है। सबसे पहली बात, आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी इस चीज़ को डील कर लिया होगा। आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं देखूंगा सबसे पहली बात कि अवेलेबल लेवल आर में, अवेलेबल जो लेबर आ रहा है उसमें मैं कौन सा प्रोडक्ट कितना बना सकता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्ट और मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने बोला अगर मेरे पास 3800 लेबर आवर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो मुझे रैंकिंग करनी पड़ेगी कि सबसे पहले कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, ठीक है। रैंकिंग करना पड़ेगा। तो रैंकिंग करने के लिए मुझे कंट्रीब्यूशन चेक करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट मुझे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ला करके देगा उसे मैं रैंक दूंगा, ठीक है, उससे मैं अच्छा रैंक दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स, से फॉर एग्जाम्पल एक्स अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ला कर देगा तो एक्स को बनाऊंगा। फिर अगर वाई उससे कम कंट्रीब्यूशन ला के दे रहा तो वाई बनाऊंगा। कुछ बचा तो जेड को दूंगा उतना लेबर आर, तो उसमें उस लेबर आर में जितना प्रोड्यूस हो पाया जेड का होगा। ये ऐसा चलता है। आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग में यहाँ पे किया होगा आई होप, ठीक है। नहीं भी किया तो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, हमें रैंकिंग करके ये लेबर आर को अलोकेट करना पड़ेगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कितने कितने यूनिट में बन पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है हम लोगों को कंट्रीब्यूशन चेक करना पड़ेगा। बताओ जो एक्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है? 15। वाई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है? मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 15, 22 एंड 12 रिस्पेक्टिवली फॉर एक्स, वाई एंड जेड, राइट। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं बोलता हूँ एलोकेट करना है, तो अभी रैंक दे दूँ क्या? सीधा रैंक दे दूँ कि हाँ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन ला के दे रहा है? 1। फिर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन ला के दे रहा है? एक्स, फिर जेड। क्या इस तरीके से मैं रैंकिंग करूँ यहाँ पे? नहीं, इस तरीके से तो रैंकिंग नहीं होगा, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, जब जब लिमिटिंग फैक्टर का केस होता है, ये लिमिटिंग फैक्टर का केस है। मतलब लिमिटिंग फैक्टर का ऐसा फैक्टर होता है जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट से कम होता है। उसकी रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो फैक्टर का रिक्वायरमेंट है, बट पूरे मात्रा में हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो हम उसको की फैक्टर बोलते हैं। बिकॉज उसको बहुत संभाल के यूज़ करना पड़ता है, इसलिए की फैक्टर बोलते हैं उसको, राइट। यहाँ पे मुझे 5000 घंटे चाहिए लेकिन अवेलेबल है 3800 आवर्स, तो मुझे संभाल के पूरा 3800 आवर्स को तीनों प्रोडक्ट्स में एलोकेट करना पड़ेगा। तो उसको एलोकेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये लेबर आवर्स था, लेबर आवर इज द की लिमिटिंग फैक्टर, तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकालना पड़ेगा। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो इस बेसिस को लेकर इसको मैं इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए मैं रैंकिंग नहीं कर सकता, मुझे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला लेबर आर पर यूनिट कितना लगता है भाई बताओ? यहाँ पे 3 लेबर आवर लगता है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। तो अब मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन पर
लीवर आर कितना आ गया आपका, कंट्रीब्यूशन पर लीवर आर कितना आ गया, तो 15/3 5, 22/4 आपका हो गया 5.5 एंड 12/2 हो गया आपका 6, राइट। अब रैंकिंग दे सकते हो। इसका मतलब क्या होता है पता है कि अगर मैं अगर 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 मैं अपना प्रोडक्ट जेड के लिए, ठीक है, अगर 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 उसको 1 घंटा दूँ तो मुझे 6 रुपये कमा कर देगा, ठीक है। वहीं अगर अगर मैं प्रोडक्ट वाई को 1 घंटा दूँ तो मुझे 5.5 रुपये कमा कर देगा। तो यहाँ पे अगर अगर मैं प्रोडक्ट एक्स को 1 घंटा दूँ तो वो मुझे 5 रुपये कमा करके देगा, ठीक। तो इसका मतलब होता है कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, तो मतलब 1 घंटे में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन ला कर दे रहा है। 1 घंटे से मैंने सबको डिवाइड किया नहीं, 15/3 मतलब 1 घंटे में 5 रुपया ला कर दे रहा है एज ए कंट्रीब्यूशन। ये 5.5 ला कर दे रहा है 1 घंटे में, ये 6 रुपया ला कर दे रहा है 1 घंटे में एज ए कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन ला कर दे रहा है, जेड, इसको मैं रैंक 1 देता हूँ। उसके बाद कंट्रीब्यूशन कौन ला कर दे रहा है, इसको मैं 2 देता हूँ। फिर एक्स, राइट, तो यहाँ पे मैं इसको 3 देता हूँ। तो आप ये रैंकिंग देख पा रहे होगे, राइट। मतलब Z is the most profitable, then Y सेकेंड बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, और X जो है इज द लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है हमारे पास, राइट। ये हमारा लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर केस में। लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट X, बिकॉज कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर जो है वो सबसे कम ला करके हमें दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। इस 3800 जो लेबर आवर्स हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोगों को बहुत ध्यान से इस रैंक के बेसिस में एलोकेट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं उस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा बनाऊंगा और सबसे पहले बनाऊंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ला करके दे रहा है। आप बताओ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन ला कर दे रहा है, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर सबसे ज़्यादा कौन ला करके दे रहा है, प्रोडक्ट जेड। तो मैं प्रोडक्ट जेड को पहले और पूरा बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, एलोकेटेड फॉर जेड। अगर Z को मैं पूरा बनाऊं और Z का पूरा मार्केट डिमांड फुलफिल करूं तो Z के लिए मुझे कितना लेबर आवर का रिक्वायरमेंट होगा, तो 600 आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो 600 मैंने कैसे निकाला था, 300 प्रोडक्ट की डिमांड है और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटा लगता है, तो 300 यूनिट को बनाने के लिए 600 घंटा लगेगा। तो 600 घंटा मैंने इसको यहाँ पर डिवोट कर दिया, ठीक है। फिर मेरे पास अवेलेबल कितना आ गया, 3200 आवर, ठीक है। इसमें से फिर मैं सेकंड बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो कौन है, वाई है, राइट, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कितना ला करके दे रहा है, 5.5। तो मैं एलोकेट करूँगा, एलोकेटेड टू वाई, वाई को मैं एलोकेट कर दिया, यहाँ मैं इसको 4 कर देता हूँ, एलोकेटेड फॉर वाई। वाई को अगर पूरा मार्केट डिमांड फुलफिल करना चाहता हूँ तो मुझे कितना घंटा चाहिए सर, 2000 आवर्स चाहिए, राइट। 2000 आवर्स आपको चाहिए अगर पूरा मार्केट डिमांड ऑफ वाई फुलफिल करना चाहते हो। तो मुझे अगर मैं 2000 घंटा यहाँ पे एलोकेट कर देता हूँ तो मेरे पास फाइनली कितना घंटा अवेलेबल होगा, कितना लेबर आर अवेलेबल होगा, 1200 लेबर आर मेरे पास अवेलेबल होगा। अब बताओ ये मुझे किसको एलोकेट करना है, फाइनली टू द लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, एलोकेट टू फॉर एक्स, राइट। एक्स को मैं 1200 घंटा ही दे पाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो आप लोगों को पता चल गया कि जेड कितना यूनिट बना पाओगे, बताओ बताओ, कॉमन सेंस, 300 यूनिट बना पाओगे। क्यों 300 यूनिट बना पाओगे, क्योंकि इसके लिए 600 घंटे का रिक्वायरमेंट था, और क्योंकि ये 600 घंटा का रिक्वायरमेंट क्यों था, क्योंकि उसे 300 यूनिट बनाने थे, तो यहाँ पे वो 300 यूनिट बना पाएगा। वाई को भी जितना घंटा चाहिए था उसको उतना घंटा मिल चुका, राइट, मतलब वाई पे पूरा 500 यूनिट्स में बना पाऊंगा, राइट। लेकिन जेड का रिक्वायरमेंट कितना था, 800 यूनिट रिक्वायरमेंट था एक्सटर्नल मार्केट में, वो 800 यूनिट उसका डिमांड हुआ करता था, राइट। अब अगर 800 यूनिट डिमांड हुआ करता था, अब मुझे ये देखना है कि इस 1200 घंटा में 1200 लेबर आवर्स जो मेरे पास बचा एक्स के लिए, उस 1200 लेबर आवर्स में मैं कितना यूनिट्स ऑफ एक्स बना पाऊंगा, ठीक है। मैंने बोला लेबर आर पर यूनिट, ठीक है, ऑफ एक्स कितना लगता है, एक्स को बनाने के लिए, एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए, एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए मुझे लेबर आर कितना चाहिए, 3, राइट। तो 1200 घंटे में मैं कितना यूनिट बना पाऊंगा, इक्वल टू 400 यूनिट बना पाऊंगा, राइट। 1200 घंटे अवेलेबल है मेरे पास में और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटा लगता है, तो टोटल मैं 400 यूनिट बना पाऊंगा, राइट। कॉमन सेंस की बात है। तो अब मुझे समझ आएगा कि हाँ मैं जेड का पूरा 300 यूनिट बनाऊंगा, वाई का मैं पूरा 500 यूनिट बनाऊंगा, लेकिन ये एक्सटर्नल मार्केट जो 800 यूनिट का था, मैं 800 यूनिट तो फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, मैं 400 यूनिट फुलफिल करके दूंगा, राइट। तो मैंने 400 यूनिट यहाँ पे फुलफिल कर दिया। अब मुझे ये क्या बोलना पड़ेगा, अब मुझे समझ आ गया कि हाँ
अब मुझे समझ आ गया कि हाँ मेरे पास लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है। और मैंने आप लोगों को बोला था जब भी जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट है, ट्रांसफर डिपार्टमेंट से कोई सामान मांगता है तो ट्रांसफर डिपार्टमेंट को तो पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या उसके पास आइडल टाइम है। तो बताओ मुझे, क्या हमारे डिवीजन जो, ये कौन सा डिवीजन था, डिवीजन एक्स, क्या डिवीजन एक्स के पास कुछ भी आइडल टाइम है? कोई ऐसा टाइम है जिसमें वो खाली बैठा है? नहीं सर, खाली नहीं बैठा। उसे तो कहाँ 3000 5000 घंटे की आवश्यकता थी, उसके पास तो 3000 घंटे, 3800 घंटे ही अवेलेबल है। वो तो खुद बेचारा 1200 घंटे से बैठा है, ठीक है ना। तो उसके पास लेबर आर कम है, तो मतलब वो आइडल टाइम में नहीं है उसके पास में, वो सारे प्रोडक्ट को बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स को उसको कम बनाना पड़ गया क्योंकि उसके पास लेबर आर कम था। इससे मुझे ये पता चल गया कि हाँ उसके पास आइडल टाइम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ही इज एंगेज्ड इन ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स, ही इज एंगेज्ड इन ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स। और मैंने आप लोगों को एक पॉइंट लिखवाया था उस 4 पॉइंट में से, जहाँ पे मैंने बोला था इफ़ द ट्रांसफरर इज एंगेज्ड इन मोर देन वन प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अगर वो डील कर रहा है, देन द आर्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर, अगर वो ट्रांसफर के बारे में सोच रहा है तो ट्रांसफर करना चाहेगा। अगर ट्रांसफर करना है तो वो देखेगा ना उसको लेबर आर कितना चाहिए, तो लेबर आर विल बी व्हाट, रियलाइज फ्रॉम दैट प्रोडक्ट विच इज लेस्ट प्रॉफिटेबल, ठीक है। लीस्ट प्रॉफिटेबल यहाँ पे कौन है सर? प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स यहाँ पे सबसे लीस्ट प्रॉफिटेबल है। देख लो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट एक्स का सबसे कम यूनिट बना रहा हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स सबसे कम यूनिट बना रहा हूँ, मतलब क्या, प्रोडक्ट एक्स जो है मेरा लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है और मुझे अगर ट्रांसफर करना है, अगर ट्रांसफर करना है, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई मतलब मुझे फोर्स नहीं है, डिवीजन बी ने बस एक प्रपोजल भेजा है, अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ही आर्स को रियलाइज करना पड़ेगा। अब ठीक है, अब मैंने ऐसा सोचा कि हाँ मुझे ट्रांसफर